अगर सच वही है जो मैं सोच रहा हूँ और तुम समझ रहे हो, अगर जीवन का अर्थ वही है जो मैंने अनुभव किया है और तुमने जाना है, और अगर तुम्हारा परम लक्ष्य भी वही है जो मेरा है, हम सबका है, तो फिर क्यों यह विषाद मेरे, तुम्हारे और हम सब के बीच अपनी परछाइयों को घेरा रहा है। पढ़ने का इतना शौक लगा कि बहुत सारा साहित्य भी पढ़ा, और इन दोनों के मिश्रण से कुछ कविताओं की उत्पत्ति होनी शुरू हुई। तो वहां से मेरी ये रचना की यात्रा शुरू हुई। चाहे कविताएं हो, चाहे कहानियां हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे व्यंग हो, सब एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हमारा जो सर्कल है, जिस सर्कल में हम बैठते हैं, उस सर्कल में एक ये चीज जो है साहित्य है, आपको बाकियों से अलग करता है। आपका जितना बड़ा साइकिल होता है ना, एक लेखक के लिए उतना अच्छा होता है। उसका कारण है व्यक्ति उनमें अपने पात्र ढूंढता है कहानियों के। मेरे जितने दोस्त हैं यानी साहित्यकार हैं, उन सबसे रॉयल्टी लेना शुरू करना पड़ेगा मेरे को। जितनी गर्मी सूरज की है, उतनी ही गर्मी कुछ देर के बाद साहित्य और कविताओं की होने वाली है, क्योंकि आज आयुध के स्टूडियो में हमारे साथ दो साहित्यकार बैठे हैं जिनकी किताबें लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जिनकी कविताएं गुनगुना रहे हैं। एक हमारे साथ प्रणेश गुप्ता जी हैं। आप इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर हैं। आपने अलग अलग राज्यों में पोस्टिंग रही है आपकी। इसके साथ दर्शन शास्त्र में पढ़ाई की है आपने, और आप किताबें लिखने में, कविताएं लिखते हैं, कविताएं लिखने के, कविताओं के शौकीन हैं, कविताएं पढ़ते भी हैं, कविताएं लिखती भी हैं। आपके नई किताब आई है और दीप जलते रहे, तो इसी किताब के बहाने हम साहित्य पे बात करेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ सुयश त्यागी हैं। सुयश जी भी साहित्यकार हैं, अलग अलग विषयों पे लिखते हैं। स्वामी विवेकानंद पर इनकी एक पुस्तक आई है। इसके साथ ही छूटते किनारे नाम से एक उपन्यास भी उन्होंने लिखा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी, खास करके जनजातीय समाज के स्वतंत्रता सेनानी, उसके ऊपर एक पूरी की पूरी बुकलेट, पूरी की पूरी पुस्तक सुयश जी ने पब्लिश की। एक सवाल जो दोनों से एक एक करके रहेगा, जब कुछ भी करते हैं, हम पत्रकारिता कर रहे हैं, कुछ भी करते हैं, तो एक इनर कॉल आता है, कोई टाइम आता है जब लगता है कि हाँ, इस फील्ड को परस्यू करना चाहिए। आपको पहली बार कब समझ में आएगा आपको कविताओं का शौक है, आप कविताएं लिखना चाहते हैं? इतना व्यस्त शेड्यूल होता है, इसके बावजूद भी समय निकालना कि हाँ, मैं 4 पंक्तियां लिखूंगा, ये पहली बार शुरुआत कब किया? सौरभ जी, मेरी कहानी थोड़ी अलग तरीके की है। 12वीं तक मैंने विज्ञान पढ़ा, और उसके बाद किसी कारणवश मेरी रुचि दर्शन शास्त्र में हुई, और मैंने दर्शन शास्त्र में अध्ययन करना शुरू किया। जैसे ही मैं दर्शन शास्त्र पढ़ने लगा तो बहुत सारे सवाल एक युवा के मन में, युवा भी क्या, वो तो बहुत 17 साल की अवस्था, कि हम कौन हैं, ये जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। और कुछ जब पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुछ चीजें आ रही थी, ईश्वर की अनुभूति कैसे होती है, और उसी समय पढ़ने का इतना शौक लगा कि बहुत सारा साहित्य भी पढ़ा, और इन दोनों के मिश्रण से कुछ कविताओं की उत्पत्ति होनी शुरू हुई। तो वहां से मेरी ये रचना की यात्रा शुरू हुई। मुझे खुद उस समय नहीं पता था कि इनका ये किस स्तर की कविताएं हैं मैंने लिखी, और वो लगातार जारी रहा। फिर वो डायरी, समय के साथ यूपीएससी की तैयारी करी तो वो डायरी कहीं खो गई। फिर कविता लिखने वाले की एक कोई ऐसी डायरी है जिसमें उसने अपनी पसंद की कविताएं लिखी थी और वो कहीं खो गई है? फिर समय आया कि जब रेवेन्यू सर्विस में आया, और रेवेन्यू सर्विस का कार्य क्षेत्र बिल्कुल अलग प्रकार का होता है। यहाँ आपको टैक्स की गणनाएं करनी है, टैक्स के जो चोरी करने वाले हैं उनको शो कॉज देने हैं, तो एक नीरस और उबाऊ पूरा कार्य क्षेत्र। और वहीं पे साहित्य को अगर देखें तो साहित्य रस से भरा हुआ, भावनाओं से भरा हुआ, जीवन से भरा हुआ। तो जब कुछ समय निकल गया तो लगा कि कहीं जीवन कहीं खो गया है। तो उस जीवन को प्राप्त करने के लिए जब अपनी कविताओं की डायरी देखी तो लगा कि मैं तो इस चीज के लिए बना था, तो उसी को फिर से किया। इस बीच में कुछ कुछ लिखते रहे, तो उन सब का संकलन करके फिर ये एक मौका आया, तो एक पुस्तक के रूप में आया। जब मैं यहाँ से घर जाता हूँ तो आप जैसे गाड़ी में होंगे, ड्राइव करता हूँ, तो एक कोई कविता होती है जो जब दिमाग में कुछ नहीं रहता तो वो कविता रहती है, जिसकी पंक्तियां हम गुनगुनाते हैं। आपकी वो कविता कौन सी? अगर उस तरह से बात करूं तो एक कविता है इसमें, सत्यम शिवम सुंदरम।
सत्यम शिवम सुंदरम जितनी विचारधाराओं का संघर्ष है, मतलब एक कंक्लूजन है, एक रास्ता दिखाती है कि वो हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आप अगर अनुमति दे तो मैं हाँ, बिल्कुल। पढ़ के सुनाता हूँ आपको। अगर सच वही है जो मैं सोच रहा हूँ और तुम समझ रहे हो, अगर जीवन का अर्थ वही है जो मैंने अनुभव किया है और तुमने जाना है, और अगर तुम्हारा परम लक्ष्य भी वही है जो मेरा है, हम सबका है, तो फिर क्यों यह विषाद मेरे, तुम्हारे और हम सब के बीच अपनी परछाइयों को गहरा रहा है? क्यों यह उन्माद हम सब के दिलो दिमाग को तमस से ग्रसित कर रहा है? क्यों हम उस कृतत्व को नहीं कर पा रहे जो हमें करना चाहिए? क्यों हम उस पथ से भटक रहे हैं जिस पर हमें चलना चाहिए? जब मेरा, तुम्हारा, हम सब का सत्य, शिव और सुंदर एक ही है, तो फिर यह दुविधा कैसी? आओ आज हम फिर से सोचें, चिंतन करें मेरे भविष्य के बारे में, तुम्हारे भविष्य के बारे में, हम सबके भविष्य के बारे में। तो यह कविता बहुत करीब है मेरे दिल के, बहुत सुंदर कविता लगती है, जो एक समाधान प्रस्तुत करती है। समावेशी कविता है, और ये बात सत्य है कि सत्य तो एक ही है। बिल्कुल। तो उस सत्य की तरफ हम किन्हीं कारणों से नहीं बढ़ पाते हैं। प्रणेश जी कविताओं में ज्यादा रुचि रखते हैं, आपकी रुचि गद्य में है, कहानियों में है, उपन्यासों में है। क्या लगता है कौन सी एक डिफरेंशिएशन जो है ये दो तरीकों में, पद्य और गद्य में, क्या लगता है को क्या अंतर है और कौन अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर पाता है? मेरा ऐसा मानना है कि गद्य हो या पद्य, चाहे कविताएं हो, चाहे कहानियां हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे व्यंग हो, सब एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति करने के अलग अलग तरीके होते हैं। किसी व्यक्ति को काव्य में बहुत अपने आप की अनुभूति लगती है कि मैं काव्य के लिए ही बना हूँ, तो वो अधिकतर काव्य में ही जाता है। कुछ लोगों की कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है, जो अलग अलग पात्रों को गढ़ सकते हैं, जो अलग अलग कहानियों को गढ़ सकते हैं, वो अक्सर उपन्यास की तरफ आगे बढ़ते हैं। पर ऐसा कोई कंपैरिजन है नहीं कि कवि ही श्रेष्ठ है या उपन्यास का ही श्रेष्ठ है। सब अपने अपने क्षेत्र के एक प्रकार के महारथी होते हैं। और जहाँ तक प्रणेश जी की पुस्तक की बात है, तो बहुत ही रोचक पुस्तक उन्होंने लिखी है। जब मैंने उसको पढ़ा तो उन्होंने पुस्तकों को कई खंडों में बांटा है, और कई खंडों के साथ कविताओं में एक प्रकार का दर्शन का मिश्रण है। हर कविता में कुछ ना कुछ संदेश निकलता है। मैं उनसे भी एक प्रश्न है इस एपिसोड में कि आपने बहुत सी कविताएं लिखी, पर एक जो कविता का शीर्षक है और दीप जलते हैं, जो आपके अंतिम खंड की एक प्रथम कविता है, उस शीर्षक के प्रति कुछ खास लगाव या कुछ मन में कुछ, क्योंकि इतनी कविताओं के बीच में एक कविता का किताब में शीर्षक हो जाना एक पाठक के लिए एक वो है कि ऐसा क्यों? तो सुयश जी, और दीप जलते रहे, एक तो ये शीर्षक अपने आप में हमें भविष्य की तरफ सकारात्मक उन्मुख करता है। और जब इस कविता को आप पढ़ेंगे तो ये कविता जिस समय लिखी गई, तो एक निराश हताश समाज को किस तरह अपने पुरुषार्थ के दम पे, अपने कर्म के दम पे हमें आगे बढ़ना चाहिए, उस दिशा में लेके जाती है। बड़ी लंबी कविता है और एक चित्र प्रस्तुत करती है आपकी आंखों के सामने। तो मुझे लगता है कि आज के दौर में ये कविता जब पढ़ी जाएगी तो एक अलग तरह का आनंद और एक अलग तरह की ऊर्जा युवा पीढ़ी में वो समावित कर सकती है। तो इसीलिए जब शीर्षक है तो एक दिशा देने वाला शीर्षक होना चाहिए। बिल्कुल। और ये कविता भी मेरे दिल के बहुत करीब है। वैसे शीर्षक ही बताता है, दीपक का काम होता है अंधकार में रोशनी देना, और दीप जलते हैं, मतलब जहाँ जहाँ अंधकार है वहाँ वहाँ प्रकाश की भूमिका बनती जाए। आपने भूमिका में ही लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसकी परिवार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, चाहे कोई भी हो, लेखक हो, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो। आपने उसमें डेडिकेट किया है साहित्य क्षेत्र में आपके जीजा जी मोरारी गुप्ता जी, तो कैसी क्या भूमिका है उनकी आपके जीवन में, बिल्कुल साहित्य के क्षेत्र में लाने में? इसको थोड़ा पहले से शुरू करेंगे तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मैंने हिंदी पढ़ना सीखा रामचरितमानस से। मेरे पिताजी, मेरे परिवार में ही राम भक्ति की एक अद्भुत परंपरा, मेरे दादाजी, मेरे ताऊ जी, मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी ने भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए मुझे हिंदी का ज्ञान उसी से कराया। और बचपन में जब छोटा सा था तो जो रामायण के 24 घंटे के पाठ होते हैं रामचरितमानस के, तो बड़े रुचि से करता था, और शायद वही एक बीज का रोपण उन्होंने किया।
और जीजाजी तो चूंकि जिंदगी में बाद में आए, लेकिन एक बहुत बड़े वो भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं और बहुत अच्छे राइटर हैं, उन्होंने भी कई सारी किताबें लिखी हैं। तो उनका मार्गदर्शन इस रूप में रहा कि जो लिखा है उसको पब्लिश कराया जा सकता है, प्रकाशित किया जा सकता है। उन्होंने काफ़ी प्रेरणा दी कि तुम लिखो, तुम बहुत अच्छा लिखते हो और इसको पब्लिश कराएं। तो इस रूप में उनका बड़ा योगदान रहा। लेखक की दृष्टि मूलतः बहुत ही सूक्ष्म होती है, वो किसी भी चीज़ को बहुत करीब से आभास कहता है, चाहे वो उसको काव्य के रूप में रूपांतरित कहे या वो गद्य के रूप में उसको लेके आए। आप मूलतः राजस्थान से हैं, करौली से, आपने अपनी जीवन यात्रा वहाँ से चालू की। आप कई जगह पोस्टिंग यही आपकी, चाहे वो ग्वालियर हो, चाहे वो नेपाल बॉर्डर हो। एक लेखक की नज़रिए से आप देश की अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में रहे, आपको क्या विविधता समझ में आती है और लेखन में इन विविधताओं ने आपको कितना सहयोग किया? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। सर्विस में रहने से मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे अलग अलग जगह में, बिहार में मैं 3 साल पोस्टेड रहा, गुजरात में रहा, फिर मध्य प्रदेश में हूँ, बेसिकली राजस्थान का हूँ। ट्रेनिंग के दौरान भी देश के विभिन्न भागों में रहा। तो ये तो मैं दंग रह जाता हूँ ये देख के, भारत की जो विविधता है खान पान की। जैसे जब मैं बिहार में था तो लिट्टी चोखा और दही चूड़ा, और जब आप इसको अनुभूत करने की क्षमता रखते हो, जैसे आपने बोला साहित्यकार है, तो आप उसका एक अलग आनंद महसूस कर पाते हो। जब अब मैं गुजरात में था तो वहाँ पे गरबा सीखा मैंने, वहाँ का वो फाफड़े और ढोकला, ये सब खाने में मेरी रुचि हुई। इवन मेरी पत्नी मजाक करती है कि ये तो जहाँ के होते हैं वहीं का, और बड़े रुचि से मुझे वो खाना पसंद होता है। तो एक विविधता का जब बात करें तो खान पान के स्तर पर भी है, लोगों के व्यवहार में भी विविधता है। बिहार के लोग हैं बहुत सहज सीधे, कृषि प्रधान है, वहीं गुजरात जो है वो व्यवसाय प्रधान है। लेकिन एक जो अंतरधारा है, जो हम कह सकते हैं भारतीय संस्कृति है, अंतरधारा है, जो हमारा जिसको बहुत ही अंडररेटेड किया जाता है, वो है हमारी एक सनातनी एक परंपरा का प्रवाह है, और उसको मैं कहीं भी विखंडित नहीं पाता हूँ, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, वो एक रूप में सब जगह बहती है। और अभी तो महाकुंभ के रूप में वो उद्भाव सबने देखा। तो इस रूप में मैं इसको देखता हूँ। बिल्कुल, लेखक के रूप में एक किताब लेके आना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है लोगों के सामने। लोग मन में कल्पना आ जाती है, उनको पेन्स के माध्यम से डायरी पे लेके आना और उसके बाद एक पुस्तक के स्वरूप में समाज के सामने लेके आना एक लेखक के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। उसके हृदय में कई प्रकार के विचार होते हैं, लोग क्या कहेंगे, पाठक क्या सोचेंगे, मेरी कविता अच्छी होगी कि नहीं होगी। ऐसी किस बात ने आपके जीवन में प्रेरणा दिया कि आपको लगा कि नहीं यार, पर्याप्त किताबें, पर्याप्त कविताएं हो गई, अब इसको एक किताब के स्वरूप में पाठकों के बीच में जाना चाहिए और एक नई विधा में कदम आजमाना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि वो डायरी बनी थी कोई ज़माने में, मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी, और फिर सर्विस की जो आई और संघर्ष, जो यूपीएससी तैयारी का संघर्ष था और बाद का जो कार्यकाल रहा, तो एकदम से कुछ छूट सा गया था। फिर एक समय आया जब मैंने अपनी कविताओं की डायरी को दोबारा पलटा। जबकि मैं एक और मज़ेदार बात आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ ज़्यादातर कार्य है वो अंग्रेजी भाषा में होता है। तो शुरुआत में ट्रेनिंग का भी वही चला और काम भी हम अंग्रेजी में करते थे। तो मुझे कुछ सालों बाद ये एहसास हुआ कि जब मैं हिंदी में कार्य करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे। अब मैं अपने जैसे व्यक्ति जो हिंदी साहित्य से और पढ़ा है और दर्शन पढ़ा है और हिंदी लिखने वाला है, मुझे बड़ी शर्म महसूस हुई कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। तब फिर कहीं ये सब चीज़ें जागृत हुई, अपनी कविताओं की डायरी देखी तो लगा कि मैं तो अच्छा लिखा है मैंने। और इस बीच में सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे अपना कुछ कुछ, क्योंकि जो प्रवृत्ति है उसमें लिखते हो आप, तो जब उनको संकलित किया तो सच में जो आप बोल रहे थे पाया कि अच्छा नंबर हो गया है। यहाँ तक ठीक था कि अब मुझे कुछ करना नहीं है, बस कविताएं लिखी हुई हैं छप जाएंगी। लेकिन जैसे सुयश जी ने बताया कि ये आसान काम नहीं था। जब मैं कविताओं को टाइप करके लाना, फिर उनकी प्रूफ रीडिंग करना, प्रूफ रीडिंग अपने आप में 1 महीना प्रूफ रीडिंग करना, उनके ग्राफिक्स खोजना, सही उपयुक्त कवर पेज का चुनाव करना, कैसे छपती है पब्लिशर से बात करना, तो ये सब एक प्रक्रिया है। तो ये महसूस हुआ मुझे सर्विस के 12-13 साल बाद, जब मैं अपने, एक समय आता है जब व्यक्ति अपने आप में वापस लौटता है, शायद ये वही समय है।
अच्छा, ये एक मेरी क्यूरियोसिटी भी है अब दोनों के लिए, आप लोगों के लिए। जैसे आप एक अलग सर्कल में हैं, आपका जो सर्कल है अधिकारियों का सर्कल है, एक खास तरह के लोगों का सर्कल है, आपका सामाजिक, इन सर्कल्स में आप एक ऐसे हैं जिसकी साहित्य में रुचि है, आपने कविताएं लिखते हैं, आप कविताएं पढ़ते हैं, शायद बहुत सारे लोग इस, ये एक कैसी फीलिंग होती है, क्या अलग एक आपको लगता है किससे होता है? बिल्कुल सही कहा। जैसे जिस परिवेश में मैं हूँ वहाँ, और खासकर जो आज का दौर है जहाँ पे हिंदी अब पढ़ने वाले कम होते जा रहे हैं, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस परिवेश में हैं, ये आपका कुछ इनर कोर होता है जहाँ आपको संतुष्टि मिलती है, जहाँ आपको आनंद आता है। जैसे मुझे कविताओं में आता है, किसी व्यक्ति को खेलने में आता है, किसी व्यक्ति को सिंगिंग में आता है, कोई व्यक्ति फिल्म में रुचि रखता है। तो ये वो भाव है, मूल भाव है जो एकदम उजागर हुआ, और फिर उसने परिवेश की चिंता नहीं की। तो ऐसी सीरियस मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि ऐसे 5 अधिकारियों के बीच में बैठे हैं, 10 अधिकारियों के बीच में बैठे हैं, सीरियस माहौल हो गया सब, और सॉल्व लोन का परिचय, कोई कविता सुनाओ आप? हाँ, ऐसा होता है कभी कभी, कौन सी खासकर जब पार्टी में जब हम रहते हैं या कहीं, तो तब ये होता है कि प्रणेश जी लिखते हैं तो सुने। कौन सी कविताएं सुनाना पसंद करते हैं आप? कविता में अभी एक बहुत सुंदर कविता मैं आपके सामने, खासकर 1-2 पैरा तो रखे ही जा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये हमारे जीवन से भी जुड़ी है, और इसका उद्भव कैसे हुआ कि भोपाल में ही हम एक जगह रहते थे, तो 1-2 साल रहने के बाद, वैसे तो ट्रांसफर्स होते रहते 2-3 साल में, तो शादी के विवाह के निमंत्रण आने शुरू हो जाते हैं। तो एक जगह से पड़ोस से निमंत्रण आया, और मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि हालांकि मैं रुक पाया यहाँ पे कि अब तो जाने का समय हो गया है, तो एक पंक्ति मुंह से निकली कि हमसे रिश्ता ना जोड़ो हम यायावर हैं, और वो एक कविता की शक्ल में ढली। वैसे भी हम इस पूरे जीवन जगत में यायावर ही हैं, तो ये कविता मैं अपने सर्कल में भी सुनाना पसंद करता हूँ और आपको भी सुनाता हूँ। कविता का शीर्षक है यायावरी, कि हमसे रिश्ता ना जोड़ो हम यायावर हैं, नहीं हमारा कोई ठिकाना भटक रहे दर दर हैं, हमसे रिश्ता ना जोड़ो हम यायावर हैं। प्रस्तर प्रस्तर जोड़ बने हैं महल अटारी, 56 भोग सजे हैं मदोत्सव की तैयारी। तुम देते आमंत्रण मुझको पर कैसे मेरे कदम रुके, कितने अद्भुत आकर्षण हो बढ़ना फिर भी बिना थके, कैसे मोह लगाऊं भंते बौद्ध धर्म में जो भिक्षुक होते हैं, कैसे मोह लगाऊं भंते सब कुछ तो अस्थावर है, हमसे रिश्ता ना जोड़ो हम यायावर हैं। एक अंतरा और इसका मैं सुनाऊंगा कि केसरिया बाना पहने हम द्वारे द्वारे भटक रहे, केसरिया बाना पहने हम द्वारे द्वारे भटक रहे, जटा जूट तन धूनि रमाले झूला तेरे द्वार खड़े। सुन के पुकार भिक्षाम दे तुम द्वार खोल चिल्लाती हो, ओ भिक्षुक तू ठहर जरा मैं आती हूँ। तो जो मिला उसी का भोग लगाया, बाकी सब न्योछावर है, हमसे रिश्ता ना जोड़ो हम यायावर है। वाह, बहुत सुंदर कविता। और ये हर किसी की जिंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सवाल याद है? दोबारा दोहराऊं? जैसे हमारा जो सर्कल है, जिस सर्कल में हम बैठते हैं, उस सर्कल में एक ये चीज जो है साहित्य है, आपको बाकियों से अलग करता है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन का फील्ड है। तो वहां पे जो साहित्य का इंटरेस्ट है वो क्या एक अलग कैसे बनाता है आपको उस क्राउड से? क्या वो फीलिंग कैसी है? अपने आप में साहित्य से जुड़ा होना किसी भी साइकिल में अपने आप को एक यूनिक बनाता है। लोग जब भी आपको देखते हैं एक साहित्यकार की नजर देखते हैं कि यार बताओ अब क्या कुछ नया आने वाला है आपका। आप किसी से कभी भी मिलो, 1 साल बाद मिलो या आज मिले हो कल फिर मिलोगे, भाई कुछ नया है क्या, अब क्या नया आने वाला है। ये एक बहुत ही कॉमन सा प्रश्न होता है साहित्यकार के सामने। दूसरा विषय ये कि आपका जितना बड़ा साइकिल होता है ना, एक लेखक के लिए उतना अच्छा होता है। उसका कारण है व्यक्ति उनमें अपने पात्र ढूंढता है, कहानियों के, अपनी उपन्यास के, हर किसी के जीवन में वो ऐसा जीवन ढूंढता है जिस पे वो कुछ लिख सके, जिससे वो अपनी कहानी में एक पात्र ला सके। नाम तो उसका लेके नहीं आएगा, उसका शहर भी नहीं लाएगा, उसका प्रोफेशन भी नहीं लाएगा, पर उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लेखक व्यक्तियों में से निकाल के लाता है और अपनी किताबों में डालता है। और ऐसे एक नहीं, वो अपने आसपास के 50 से 100 लोगों को अपने उपन्यास में लेके आता है। कभी भी आप किसी लेखक या उपन्यासकार की किताब देखेंगे, उनके जो लीड कैरेक्टर्स है वो आसपास उसके किसी न किसी व्यक्ति से मिलते जुलते ही आपको दिखेंगे।
ये एकदम अब मेरे जितने दोस्त हैं यानी साहित्यकार हैं, उन सबसे रॉयल्टी लेना शुरू करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि कोई किरदार तो नहीं। आगे की किताब है, आगे अपनी किताब के इसमें इंट्रो में लिखते हैं कि एक लेखक का जो जीवन है वो पढ़ने वाले का भी, किताब पढ़ने वाले का किताब लिखना, कि एक लेखक जो है उसके जीवन में अवसाद सबसे ज़्यादा रहता है। अगे उसका रीज़न ये देते हैं कि अगे कहते हैं कि आमतौर पे एक व्यक्ति एक जीवन में एक जीवन जीता है, एक अपना जीवन जीता है, तो उसके लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, डिप्रेशन रहता है। एक जो बंदा किताब लिखने वाला व्यक्ति है, वो जब कोई भी किताब पढ़ता है तो उस किताब के जितने कैरेक्टर्स होते हैं सब कैरेक्टर्स से रिलेट करता है, सबका दुख उसके जीवन का दुख बन जाता है। ऐसे में अक्सर हम देखते हैं कि जो लोग पढ़ने वाले होते हैं वो आपको चुप चुप दिखाई देते हैं, कम बात करते हैं, कम बोलते हैं तो वही बात बोलते हैं जो बात बोली जाने लायक है। इस बारे में आपका ओपिनियन क्या, आपको लगता है क्या सच में किताबें, साहित्य हमारे लाइफ को अफेक्ट करती हैं? दर्शन, फिलॉसफी कहते हैं कि फिलॉसफी का कोई भी स्टूडेंट आपको जोर से बोलता हुआ दिखाई नहीं देगा, तो ये किस तरीके से अफेक्ट करता है पर्सनल लाइफ को? बिल्कुल, साहित्य को कहा जाता है कि साहित्य तो समाज का दर्पण है, और साहित्य निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता ही है। जैसे एक किताब है धर्मवीर भारती की, गुनाहों का देवता, जब मैंने पहली युवावस्था में पहली बार पढ़ी तो मतलब वो 7 दिन ऐसा लगा कि मैं बीमार पड़ गया हूँ। किताब का एक असर आपके युवा मन पे इस तरह से होता है, और जो उन्होंने निश्चल प्रेम को जिस तरह से उसमें दर्शाया है, तो वो एक असर था जो मैंने महसूस किया। ऐसे ही आपने सुना होगा कि वीर रस की कविताएं युद्ध में जाते हुए व्यक्तियों को प्रेरित कर देती थी। तो ये बात तो बिल्कुल सच है कि जिस तरह का भाव, वैसे भी नवरस की उत्पत्ति होती है साहित्य में, भिन्न भिन्न प्रकार के रसों की। जब हम सूरदास को पढ़ते हैं तो वात्सल्य का भाव उभर के सामने आ जाता है, जब हम मीराबाई को पढ़ेंगे तो भक्ति का भाव उभर के सामने आ जाएगा। तो साहित्य तो होता ही रस उत्पन्न करने के लिए है। आपके इस प्रश्न के में 2 मत हैं। आपने कहा साहित्यकार चुप चुप होते हैं, कम बोलते हैं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस, किताबें पढ़ के इतने जीवनों के वो एक्सपीरियंस गेन कर ही लेते हैं कि वो बहुत सी चीज़ें समझने लगते हैं, तो अधिकतर जगह चुप रहना ही अपनी भला समझते हैं। पर इसके 2 पहलू हैं। एक तो जिसके साथ वो कंफर्टेबल जोन में होते हैं और जिससे उनकी फ्रिक्वेंसी मैच होती है, वो वहाँ इतना बोलते हैं कि सामने वाला कल्पना नहीं कर सकता। क्योंकि जब संवाद चालू होता है तो संवाद पता चला 5-5, 6-6 घंटे तक निरंतर चलता है, अलग-अलग विषय। हाँ, अलग अलग चलता है। और जहाँ बैठे थे हम लोग, हाँ 4 घंटे, बिल्कुल, और हम 5 लोग बैठे थे, ऐसी बात चल रही थी, 5-6 घंटे बैठे, आखिर में बाहर तब निकले तो लाइट कट गई। केवल संवाद, असली संवाद वही है। वहाँ हम वास्तविक रूप से चर्चा कर रहे हैं, वो उसमें कोई कट नहीं है, उसमें कोई एडिटिंग नहीं है। और जब समाज के सामने होता है तो उसका अनुभव होता है। व्यक्ति बोलता है, वो कभी कभी उथली बातें बोलता है, तो कहता है मैं इसको एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, इससे अच्छा मत ही बोलो, चुप रहो तो ज्यादा बढ़िया। तो ये 2 पहलुओं में मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देखता हूँ। आपने भी किताब खूब अच्छे से पढ़ी है, आपको सबसे अच्छी कविता इसमें से कौन सी? ये शीर्षक कविता है प्रणेश जी की किताब की, और दीप जलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कविता एक ऐसा विषय है कि जिसने वो लिखी है वो उसके भाव को बहुत अच्छे से आत्मसात करता है, और उसका प्रदर्शन बाकी सबसे बहुत ही श्रेष्ठ होता है। और ये इस किताब की थीम कविता है, शीर्षक कविता है। तो मेरा एक निवेदन रहेगा, इसको अगर प्रणेश जी ही पढ़ें तो ये दर्शकों और हम सब के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। धन्यवाद, मैं पढ़ता हूँ। ये कविता भी बड़ी, आप जब सुनेंगे तो एक बिंब में आप चले जाएंगे। और बिंब इस प्रकार का है कि एक ऐसा वातावरण है जहाँ लोग निराश हैं, हताश हैं, उनके पास आशा की कोई किरण नहीं है। उसको हमने दिखाया है प्रतीक से अंधकार, और फिर वो उम्मीद की तलाश में कहीं खोजते हैं, फिर उनको एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है, वहां जाते हैं, वहां से उनको फिर से एक नई चेतना मिलती है। इस तरह का पूरा एक लंबी कविता है। अगणित प्यासी आंखें टकटकी लगाए और उजाले की उम्मीद जगाए ताक रही थी उस सुने अनंत की ओर, जहां शायद उनके जज्बातों को समझने वाला, उनके दर्द की था पाने वाला कोई भी ना था। सब तरफ कोलाहल मचा था, सब तरफ कोलाहल मचा था, शोर चिल्लाहट में रचा अजीब सा समा था। हर दिशा में हर तरफ से एक ही आवाज थी, रोशनी आएगी, रोशनी आएगी। पर क्या केवल चिल्लाने से रोशनी आने वाली थी? पुरुषार्थ बिना यूं ही क्या खुशियां आनी थी?
जैसे जैसे लोगों की अतृप्त तृष्णाएं चिल्लाहट बन बढ़ती गईं, वैसे वैसे धुएं का एक काला बादल फैला जा रहा था, जो रहे सहे प्रकाश को भी अपने आगोश में लिए जा रहा था। और देखते ही देखते चारों ओर घना अंधकार छा गया। धरती का हर कोना एक काली अंधेरी चादर से ढक गया। धीरे धीरे आताताई ताकतें अपना सिर उठाने लगी। उत्पीड़ित मानवता निराश हताश हो सुबकने लगी। भयभीत होकर सभी पुकारने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम। इस भयानक कालरात्रि में कर रहे मौत का आह्वान। कोई भी तो ना था जो इस आताताई कालिमा से संघर्ष कर सकता, पृथ्वी को इस वैषम्यता से उबारने का साहस कर सकता। लेकिन तभी कहीं दूर एक टिमटिमाहट कौंधी, जीवन की आखिरी आस कौंधी। सभी बदहवास भागने लगे रोशनी के इस आखिरी बिंब की ओर, शायद पा जाएं जीवन की डोर। दूर पहाड़ी पर स्थित यह जीर्ण शीर्ण देवालय था। ईश साधना में रत एक वृद्ध संत का आश्रय था। देखा अनुपम दृश्य, वहां सभी स्तब्ध रह गए। श्रद्धा उपजी, स्वतः सहस्त्रों शीश झुक गए। मरणासन्न पड़ा वह संत वहां ईश ध्यान में रत था। दैविक आभा से शोभित अद्भुत मुखमंडल था। साए साए करती खामोशी के बीच वृद्ध की वाणी वातावरण में गुंजायमान होने लगी। नैराश्य से संतप्त धरापुत्रों, पहचानो अपने आत्म की शक्ति को। दैदीप्यमान होने दो अपने अंतर में छुपे रोशनी के पुंज को, और तोड़ दो आतंक और नैराश्य के काले बादलों को। कालिमा और कहीं नहीं बल्कि तुम्हारे अंतर में छुपी थी। अशुभ की परतें कहीं और नहीं बल्कि तुम्हारे ही मन में जमी थी। इसी ने तुम्हारी आत्मशक्ति को आबद्ध कर लिया था, सभी के आंतरिक तेज को हर लिया था। पर देखो, फिर वही दैवीय गुणों से युक्त सतयुग आ रहा है। हे मनस्वी धरापुत्रों, तुम्हारे ही पुरुषार्थ की प्रतीक्षा कर रहा है। यदि चाहते हो कि सच्चाई का प्रकाश उदित हो, फिर वही खुशियों भरा आकाश उदित हो, तो आगे बढ़ो और फैला दो इस शुभत्व की ज्योति को चारों ओर। फिर देखते ही देखते जलने लगे अनगिनत जगमगाते दीप। दीप से दीप, हर तरफ दीप, दीप ही दीप, और दीप जलते रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आया ना मजा, फील के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ। क्योंकि जो लिखता है ना, उसको उसके भाव प्रधान पता होते हैं कि किस जोन में, किस जोनर में, किस भाव से उसने लिखी है। कविता सुनने के बाद मेरे भाव बहुत अच्छी कविता थी। धन्यवाद। जिस परिस्थिति से शुरू किया है कविता को, इस भाव के साथ कि एक अंधेरे का वो है। जब आप आज के टाइम पे सोसाइटी को देखते हैं, समाज को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो आज की वो काली चादर कौन सी है? वो कौन सा अंधेरापन है जो लगता है कि इसका जाना बहुत जरूरी है ताकि आगे एक सही डायरेक्शन मिले? जिस दौर में कविता लिखी, वहां से आज का दौर में मैं इस बात पे चिंतन कर रहा था। बेसिकली चिंतन का विषय ये था कि जब हम स्वयं के बारे में सोचते हैं तो अपने सकारात्मक पक्ष देखते हैं और नकारात्मक पक्ष देखते हैं। सकारात्मक पक्षों को बनाए रखते हैं और नकारात्मक पक्षों को दूर करने का प्रयास करते हैं। जब इसी प्रक्रिया को हम भारत के संदर्भ में दोहराते हैं तो भारत के कुछ सकारात्मक पक्ष हैं, जैसे कि हमारी संस्कृति की एक रूपता, एकजुटता, जो हमें कभी झुकने मिटने नहीं देगी। वो बहुत बड़ा सकारात्मक पक्ष है। और ये सबसे अच्छी बात है कि आज हम उस सकारात्मक पक्ष को हमने बहुत अच्छे से पकड़ा है। जब निष्पक्ष चिंतन करें कि नकारात्मक पक्ष क्या है, वो अंधेरी चादर क्या है, तो मैं जिस तरह से सोचता हूं, मतलब मेरी सोच गलत भी हो सकती है, पर मैं जैसे सोचता हूं वो ये कि भारत के हर व्यक्ति को एक गरिमामयी जीवन स्तर मिल पाए, उस चुनौती को हमें लाना पड़ेगा। एक आर्टिकल 21 है संविधान का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें जीवन के अधिकार को, गरिमामयी जीवन के बारे में, सबको स्वच्छ पेयजल मिल जाए, सबके पास प्रकाश हो, सबके पास ठीक ठाक सा घर हो, साफ सुथरा, सबके पास रोजगार हो, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था हो, अच्छी रोड हो, ये पूरे भारत में हर व्यक्ति को मिल जाए। तो ये चादर अगर कहीं है तो हमें उसको मिटाना होगा, संकल्प लेकर मिटाना होगा। बहुत बड़ी बात कही आपने। इसके लिए तो मतलब ये किसी एक व्यक्ति, एक संस्था कि इसके लिए हर किसी को आगे आना पड़ेगा। अगर हर कोई आगे आएगा और करेगा, तो हमारे में तो ये रहा भी है ना। मतलब मैं अभी जब इधर तो शायद नहीं, लेकिन जैसे यहाँ पे अगर आप शहरों में देखें, बड़ा आदमी कौन है? तो बड़ा आदमी वो है जिसके पास बड़ी गाड़ी है, जिसका बड़ा बंगला है। लेकिन जब गाँव में जाते हैं और दादाजी लोगों से कहा, बड़ा आदमी कौन था? बड़ा आदमी वो होता था जिसने तालाब बनवाया है। बड़ा आदमी वो है जिसके नाम से धर्मशाला बनी हुई है।
बड़ा आदमी वो नहीं है जिसने अपने लिए क्या किया उससे जज नहीं होता था। इससे जब बड़ा आदमी तय होता था कि उसने दूसरों के लिए क्या ज्यादा अच्छा किया है। राउंड अप करने से पहले एक आखिरी क्यूरियोसिटी है मेरे मन में, आप लिखते हैं तो पढ़ते भी होंगे, कौन से कवि को पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद है आपको और उनकी कौन सी कविता आप सुनाई? अगर सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ कहूँ तो जैसे मैंने बोला रामचरितमानस, मैं आज भी जब भी रामचरितमानस की चौपाइयाँ गाता हूँ भाव विभोर हो जाता हूँ। और इसका कारण सिर्फ भक्ति भावना नहीं है। एक लेखक के रूप में सुयश जी भी जानते हैं और मैं भी कविताएं लिखते हुए समझता हूँ कि शब्दों का चयन करना और उनको सही शब्दों को सही जगह पे प्लेस करना, और उसमें भी एक पूरी कथा जो कि ऐतिहासिक कथा है जिसमें उसको बिल्कुल सही सीक्वेंस में रख देना और उस तरह से रख देना कि उसीलिए उसकी लोकप्रियता भी है, तो मेरा सम्मान बहुत बढ़ जाता है। तो रामचरितमानस तो है ही, लेकिन जो बाद के कवि हैं उनमें मुझे पसंद है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और निराला जी की भी समस्या आपको पता है। निराला जी जो है तुलसीदास की जो तस्वीर थी तुलसीदास जी की, उस पर जूते मारते थे, बड़ी विचित्र बात है, और कहते थे कि तू सब कुछ लिख के चला गया, अब मैं क्या लिखूं। वो भी उन्हीं के भक्त थे, उन्हीं के अनुयायी थे, लेकिन उस छटपटाहट में निराला जी ने कविता लिखी राम की शक्ति पूजा। अद्भुत कविता है वो कविता का जो विषय है कि जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो अचानक से उसमें रावण जो है हावी होने लगा था, तो श्री राम ने फिर शक्ति की पूजा की और शक्ति को संचय किया। वही नवरात्रि जो हम मनाते हैं, उसमें आखिरी में आता है कि 10 कमल मंगवाए गए थे, 9 कमल मंगवाए गए थे, तो परीक्षा लेने के लिए शक्ति ने आखिरी दिन कमल को चुरा लिया। तो राम जी ने जब हाथ बढ़ाया तो कमल नहीं था। पूजा ना पूरी हो तो फिर शक्ति का संचयन ना हो, तो उनको याद आया था कि कहती थी माता मुझसे राजीव नयन, और फिर उनको याद आया कि मेरे तो नेत्र कमल के समान है। तो अपना तुणीर उन्होंने जैसे ही उठाया तो शक्ति प्रकट हुई कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। तो बहुत ही सुंदर कविता है। मतलब इसमें कई प्रसंग आते हैं कि स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, कि अब सीता मुक्त हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो बहुत सुंदर कविता मुझे ये लगती है। मैं पढ़ूंगा राम की शक्ति पूजा। मैं अभी रानी दुर्गावती जो गौड़ रानी है उनका इतिहास चरित्र पढ़ रहा था, तो वो भी उतना ही सशक्त है जितना रानी लक्ष्मीबाई का। पर एक कवि किस तरह एक कैरेक्टर को कितना बड़ा कैरेक्टर बनाता है, ये भी एक उदाहरण है। ये कविता की वजह से रानी झांसी का कैरेक्टर और दुगुणित होकर आभा के रूप में उभरा। इस कविता को पढ़ने का मतलब, मैं आपकी बात को शायद बीच में काट रहा हूँ, नहीं जी बताइए। वो कितना एक पर्सपेक्टिव है कि जैसे उसने कहा बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। पहले कम्युनिटी थी जिसका काम स्टोरी टेलिंग का था। यस, कितना मुश्किल उस समय मिलने। हाँ, ना बसें थी ना ट्रेनें थी, आप सफर करते थे, एक से दूसरी जगह जाते थे कहानियां सुनाने के लिए, बस पूरा प्रोफेशन था। उसके बाद फिर प्रिंटिंग आया, ये सब आया, तो लोग करने लगे कि कहानियां सुना, कहानीकार हैं मगर बाकी चीजें करते हैं, जैसे हम लोग जॉब भी कर रहे हैं, साथ में ये भी कर रहे हैं। और अब हो गया है कि बिल्कुल उसको वो कर दिया गया है, सोशल मीडिया के आने के बाद एक एक्सेसिव यूज हुआ है। इसके कारण मुझे लगता है स्टोरी टेलिंग की जो है वो कम हुई है, क्वालिटी जो होती है। क्या लोग होते होंगे वो जिन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी बस इसलिए कहानी कहनी, क्या कहते होंगे वो। मैं तो कह रहा हूँ कि कितना देखिए अद्भुत, हमने कैसे अपनी परंपरा को जिंदा रखा। अगर वो बुंदेले हरबोले वो कहानी नहीं सुनाते तो आज हम कैसे जानते कैसे जानते उनको। और मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि अभी सोशल मीडिया का दौर है, तो ये तो हमेशा बदलावों की चलता रहेगा प्रवृत्ति, और हर चीज के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। तो समाज की जो विचारधारा अच्छाई लेके आती है, प्रकाश लेके, वो पॉजिटिव। एक अच्छी कविता इसी पुस्तक से सुनाने वाला हूँ, और भूमिका बता देता हूँ, मतलब एक्चुअली कवि किस रूप में जन्म लेती है चीजें। तो एक मेरे मित्र हैं अमन सिंह राठौड़, तो उस समय अशोकनगर के एसपी हुआ करते थे, उनके निमंत्रण में हम उनके वहाँ गए। तो बेतवा के ऊपर राजघाट डैम बना हुआ है, उसकी पाल पे बैठे थे एक और मित्र थे। तो धारा रुकी हुई है, फिर एक जगह से वो धारा जहाँ से खोला गया है वो तेजी से बह रही है। तो मेरे मन से एक पंक्ति उभरी कि तटबंधों को तोड़ नदी फिर निकली अपने घर को।
तो इसी को लेके फिर एक कविता की रचना हुई, और कविता पूरे भारत के इतिहास, भूगोल सबको दिखाती है, संस्कृति। इसका नाम मैंने रखा नदी गीत। और कविता उसी तरह बहती है जैसे नदी बहती है। तटबंधों को तोड़ नदी फिर निकली अपने घर को, वन उपवन घन पर्वत होकर जा मिलती सागर को। तटबंधों को तोड़ नदी फिर निकली अपने घर को। खुद ही अपनी राह बनाती, खुद ही अपनी राह बनाती, चलती फिरती, चलती रुकती फिर बढ़ जाती। मन को मथती खिलखिल हंसती, सखी सहेलियों से जा मिलती। संगम संगम संस्कृति रचती, भर देती हर गागर को। तटबंधों को तोड़ नदी फिर निकली अपने घर को। मंदिर मंदिर और घाट घाट, मंदिर मंदिर और घाट घाट, मैदानों को पाट पाट। हर ग्राम नगर बस्ती बस्ती, अविरल बहती हंसती हंसती। बाधाएं कितनी भी आए, बाधाएं कितनी भी आए, कितने भी तटबंध बनाए, कोई फिर भी रोक सका क्या, कोई फिर भी रोक सका क्या। आवेग प्रवाह चिरंतर को, तटबंधों को तोड़ नदी फिर निकली अपने घर। सुबह मधुर प्रभाती गाती, संध्या मंगल गीत सुनाती। घड़ियालों का कंपित गर्जन, मंदिर की घंटा ध्वनि भाती। यहाँ पे कुंभ, ये हालांकि कविता उससे पहले लिखी गई, पर ज्ञानी योगी गिरिजन पुरजन, ज्ञानी योगी गिरि के वासी पुर के वासी, एक साथ करते प्रयाण। महाकुंभ के मेलों में हर हर गंगे समवेत गान। काल चक्र की संक्रांति में, काल चक्र की संक्रांति में, सब मिल गाते भारत स्वर को। तटबंधों को तोड़ नदी फिर निकली अपने घर को। और एक आखिरी अंतरा जो इतिहास और दर्शन को लेके आएगा कि जाने कितनी सदियां बीती, जाने कितनी सदियां बीती, जाने कितने युग बीते। तटनी के मैदानों में ही राजाओं ने रण जीते। ऋषियों ने गा वेद ऋचाएं, उपनिषदों के मंत्र सुनाए। सभ्यताएं खेली आंगन में, मानव ने इतिहास बनाए। और सत्य सनातन दर्शन चिंतन, बाहर से भीतर को। तटबंधों को तोड़ नदी फिर निकली अपने घर को। वाह, बहुत धन्यवाद। सारी कविताएं बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और इस तरह की अच्छी बैठी हुई अच्छी कविताएं हमने सुनी। हमें देखने वालों को भी अगर कुछ कमी आपको लगी हो तो आप कमेंट करके बताइए, ताकि हम आने वाले में उसको ठीक कर सकें। जल्दी दोबारा मिलेंगे दूसरी किताब के साथ, दूसरे व्यक्तित्व के साथ, दूसरी कहानियों के साथ और दूसरी कविताओं के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।